प्यारे छात्रों, ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज व्याख्यान जो है हमारा तीसरा व्याख्यान है, तीसरा लेक्चर है। राजनीति विज्ञान कक्षा 12 का जो भाग प्रथम है, उसका प्रथम अध्याय शीत युद्ध का दौर, उस पर हमारी चर्चा चल रही थी। अभी तक दो व्याख्यानों में हमारे द्वारा शीत युद्ध के कारण, उसके प्रथम और द्वितीय चरण पर चर्चा की गई। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो तनाव शैथिल्य का चरण, उसका क्या अर्थ है, उसके क्या कारण हैं, उसका प्रभाव क्या रहा, शीत युद्ध के प्रभाव क्या रहे, यानी कुल मिलाकर के 1963 से लेकर के 1991 तक जो भी घटनाक्रम शीत युद्ध के दौरान रहा, उस पर हमारी व्यापक चर्चा रहेगी। और तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्यूबा संकट के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हमने ये जाना था कि 1962 में क्यूबा में दो महाशक्तियां आपस में टकराने लग गई थी, जब रूस ने क्यूबा के 9 केंद्रों पर मिसाइलें तैनात कर दी थी। तो इससे पूरी दुनिया में एक तरह से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका पैदा हो गई थी। चेतावनी अमेरिका के द्वारा दी गई, रूस ने समझदारी दिखाई और अंततः मिसाइल संकट टल गया। लेकिन उसके बाद उसके कुछ परिणाम निकले, और जो उसके परिणाम थे, उसके परिणामों में प्रमुख परिणाम ये था कि एक तो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की सदस्यता में उसके बाद वृद्धि होती देखी गई। तो ऐसा कैसे क्यों हुआ होगा? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी तक जो छोटे छोटे राष्ट्र थे, जिस तरह से महाशक्तियों ने उन्हें अपने गुट में सम्मिलित कर लिया था, क्योंकि महाशक्तियों को उन छोटे राष्ट्रों की ज़रूरत तो थी ही, चाहे उनकी भूमि पर अपने सैन्य अड्डे बनाने के लिए और अन्य कई कारणों से, जिस पर आगे चर्चा होगी अगली पार्ट में। तो जब ये संकट आया तो छोटे छोटे राष्ट्रों ने यह महसूस किया कि निश्चित ही जो महाशक्तियां हैं वो केवल उनका उपयोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने हितों के लिए कर रही हैं। असल में उन छोटे राष्ट्रों के हितों की उन्हें कोई परवाह नहीं है। और इसलिए इन जो छोटे राष्ट्र थे, जो इन संगठनों से जुड़े हुए थे, उनका इन संगठनों से, इन महाशक्तियों से मोहभंग होने लगा और वो गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था, जो संगठन था, उसकी तरफ वो आकर्षित होते हैं। और देखा जाता है कि उसके बाद गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की संख्या में वृद्धि होती गई। दूसरा जो इसका परिणाम निकला वो था निशस्त्रीकरण के प्रयासों में वृद्धि। 1963-62 जब मिसाइल संकट समाप्त हो गया, तो उसके बाद अमेरिका और रूस दोनों ही इस बात पर विचार करने लगे, या इस तरह की समझ बनने लगी कि जो अस्त्र शस्त्रों की जो निरंतर और अंधी होड़ है, यह मानव जाति के लिए बहुत सहारक हो सकती है, विनाशक हो सकती हैं। क्योंकि अगर जाने अनजाने युद्ध छिड़ गया तो फिर दुनिया की तबाही को तबाह होने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। और इसलिए हम देखेंगे कि 1963 के बाद अनेकों ऐसी संधियां होती हैं जिसके द्वारा या तो कम से कम परमाणु अस्त्रों को कम करने की, अगर उसको समाप्त करने की नहीं तो कम से कम करने की, या ज़्यादा होड़ ना हो, इस प्रकार के प्रयास जो हैं किए जाते हैं। तो आइए उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये यहाँ पर मैप दिया हुआ है। इस मैप में आप देख रहे होंगे कि ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप में जो है ऊपर की तरफ उत्तरी अमेरिका, नीचे की तरफ दक्षिण अमेरिका, और यहाँ बीच में लाल सा जो आपको दिख रहा होगा हल्का सा, उसमें वही आपका क्यूबा देश है। तो आइए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वह है तनाव शैथिल्य। 1963 से लेकर के और 1970 तक का जो काल है वो तनाव शैथिल्य का प्रथम चरण माना जाता है। तो ये तनाव शैथिल्य, इसको दैतांत भी कहा जाता है, ये देतांत भी कहा जाता है। एक्चुअली है क्या, वास्तव में है क्या? तो जो देतांत शब्द है वो फ्रेंच भाषा का एक शब्द है, और उस भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है तनाव में शिथिलता। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर जब इस शब्द का अर्थ हम ढूंढते हैं तो वहाँ पर हमें इस शब्द का अर्थ मिलता है कि दो देशों के मध्य तनाव में कमी आना या कम होना। असल में ये जो तनाव शैथिल्य शब्द अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आया, ये जो दो महाशक्तियाँ थी, अमेरिका और सोवियत संघ, इनके मध्य जब तनाव कम होने लगा तो उसे ही तनाव शैथिल्य या देतांत कहा गया। तो इस तनाव शैथिल्य में हुआ क्या, कैसे कह सकते हैं कि तनाव शैथिल्य हो रहा है या देतांत हो रहा है? तो इस काल में जो महाशक्तियाँ हैं उनके बीच में अस्त्र शस्त्रों की होड़ को हतोत्साहित करने के प्रयास किए गए। इसके लिए आपस में वार्ताएं हुई, वार्ताओं के द्वारा तनाव को कम करने का प्रयास किया गया। और इस चरण के अंतर्गत जो है महाशक्तियों के मध्य निशस्त्रीकरण और तनाव कम करने के लिए जो घटनाक्रम हुआ, या जो कुछ गतिविधियां उनके द्वारा हुई, जो कुछ कार्य उनके द्वारा किए गए, उनका विवरण इस प्रकार से हैं। जैसे हॉटलाइन समझौता,
PTBT पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि हिंदी में कहेंगे, NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हिंदी में कहेंगे परमाणु प्रसार संधि। ऐसे ही एशियाई सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत आया, ऐसे ही मास्को बर्न और बर्न समझौता जो 1970 में आया। तो ये कुछ घटनाक्रम हैं जो इस काल में हुआ, तनाव शैथिल्य को लाने के लिए, या कह सकते हैं दोनों महाशक्तियों के मध्य जो तनाव को कम करने के लिए जो काम हुए। तो यहाँ पर ही कुछ मैप दिया गया, ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का है, आप इस मैप को देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। तो हॉटलाइन समझौता क्या था, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी ले लेते हैं कि असल में इस समझौते के तहत अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो है 1963 से हॉटलाइन सेवा यानी टेलीफोनिक सेवा जो है एक दूसरे दोनों मुल्कों के मध्य, राष्ट्राध्यक्ष के मध्य जो है शुरू हो जाती हैं, जिसके तहत किसी भी मुद्दे पर डायरेक्ट दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में बातचीत कर सकते थे, और जिससे तनाव को क्या किया, कोई ऐसा ज्वलंत मुद्दा है, कोई इस प्रकार का मुद्दा जिससे तनाव उत्पन्न हो सकता है, तो दोनों राष्ट्र अध्यक्ष सीधे टेलीफोन पर वार्ता करके उस तनाव को कम करने का प्रयास कर सकते थे, उन मुद्दों को शॉर्ट आउट करने का प्रयास कर सकते थे। दूसरा PTBT तो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो ये संधि जो है 5 अगस्त 1963 को इस संधि पर हस्ताक्षर हुए, और इस संधि के अनुसार जमीन, आकाश और जल, आकाश और भूमि पर परीक्षण नहीं किया जाएगा, इस तरह की इसमें शर्तें थीं, और 10 अक्टूबर 1963 से इसे लागू कर दिया गया। भारत ने भी इस संधि पर जो है शुरू में ही हस्ताक्षर कर दिए थे। फिर उसके बाद एक और ट्रीटी आती है, संधि आती है, वो है NPT, जिसको नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहते हैं। तो ये जो थी, इसको परमाणु प्रसार संधि हिंदी में कहेंगे। तो इस संधि के तहत जो है 5 परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र को परमाणु तकनीक नहीं देंगे, ये उन्होंने आपस में मिल बैठ के तय किया, और गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र से आग्रह किया गया कि वे जो हैं परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, अगर आप वो इस संधि को स्वीकार कर लेते हैं। तो इस संधि को 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में रखा गया, और 5 मार्च 1970 को में इसे 25 वर्षों के लिए लागू कर दिया गया। बाद में 1995 में इस संधि को अनिश्चित काल के लिए फिर लागू किया गया। तो इस संधि पर अब तक 190 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए, लेकिन उत्तरी कोरिया ने इस संधि से बाहर हो गया। अब इसकी संख्या जो है, इसके सदस्य राष्ट्रों की जो संख्या है, संधि पर हस्ताक्षर करने वालों की जो संख्या वो 190 है। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, दक्षिणी सूडान हो गया और इजराइल हो गया, ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो भारत संधि को भेदभावपूर्ण मानता है, और इसलिए उसने इस संधि पर जो है हस्ताक्षर नहीं किए। इस तरह से अगर आप मैप में देखेंगे तो आप ये देख रहे होंगे, ये आपको जो पीला सा एक जगह दिखाई दे रहा है एशिया में, जहाँ वो नॉर्थ कोरिया है, वो जो इससे अपने अलग हो गया था। और इसी प्रकार से भारत हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया। अगर आप अफ्रीका में देख पा रहे होंगे तो एक जगह छोटा सा लाल डॉट है, यानी वो लाल जो दिखा रहे हैं जहाँ जहाँ हैं, वो ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। और इसी प्रकार से जो नीले हैं वो सारे वो राष्ट्र हैं जिन्होंने इस पर जो है हस्ताक्षर किए थे। तो इस तरह से तो इसके बाद फिर एशिया सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत। तो इसमें 1968 में ब्रेजनेव ने अमेरिका के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि वे जो हैं एशिया को परमाणु विहीन क्षेत्र घोषित किया जाए, लेकिन अमेरिका ने इसे नहीं माना। इसी प्रकार से एक समझौता मास्को बर्न समझौता जो 1970 में हुआ। तो इस समझौते के तहत जो है पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के मध्य तनाव, जैसे कि आप जानते हैं कि 1961 में चीन बर्लिन की दीवार तैयार हो गई थी, और दोनों एक दूसरे क्षेत्र में काफ़ी तनाव था। तो उस तनाव को कम करने के लिए उनके सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिक कटौती का जो है प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पर आप ये पूरा विश्व का मैप देख रहे हैं, और आप यह इसमें समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या है। इसी प्रकार से तो यहाँ पर ये प्रथम तीसरा चरण जिसको हम कह सकते हैं तनाव शैथिल्य का प्रथम चरण, जो 1963 से 70 तक जिसको हम मान सकते हैं। और उसके बाद फिर नवशीत युद्ध काल आया जो 1971 से 1984 तक चला। तो नवशीत युद्ध का प्रयोग जो है, शब्द का जो प्रयोग है वो रिचर्ड क्रैक्सा एक विद्वान थे, उन्होंने किया। तो इस काल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं नवशीत युद्ध के जिसको हम कह रहे हैं, उस काल की जो प्रमुख विशेषताएं वे हैं, एक तो ये विचारधारा रहित युद्ध था, क्योंकि विचारधारा रहित युद्ध इसलिए था क्योंकि चीन भी अब अमेरिका के साथ सम्मिलित हो गया। तो क्योंकि जो साम्यवादी चीन है वो पूंजीवादी अमेरिका के साथ मिल रहा है, तो इसलिए कहा गया कि भाई विचारधारा वाला युद्ध है। दूसरा ये स्टार वार है। अब तक जो दोनों महाशक्तियाँ आपस में होड़ कर रही थी वो ज़मीन पर कर रही थी, अब अंतरिक्ष में मिसाइलें तैनात करना और अंतरिक्ष युद्ध की तैयारी दोनों ही जगहों से हो रही थी।
तीसरा, तनाव का क्षेत्र जो है विकासशील देश हो गए। अब महाशक्तियाँ आपस में नहीं लड़ करके बल्कि विकासशील क्षेत्रों में, जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इन क्षेत्रों में ये तनाव के केंद्र बन गए और यहाँ पर महाशक्तियाँ इनको गुप्त तरीके से या सीधे सहायता दे करके यहाँ इन क्षेत्रों में जो है तनाव उत्पन्न हो रहा था। तो नवशतुत काल की जो घटनाएं हैं उस प्रकार से हैं। जैसे चीन, इस काल में जो चीन की पिंग पोंग, या पिंग पोंग का मतलब चाइना में मैंडारिन जो भाषा उसको पिंग पोंग, और हिंदी में उसको हम टेबल टेनिस कह सकते हैं, इंग्लिश में टेबल टेनिस को ही पिंग पोंग कहा जाता। तो उसकी कूटनीति तो क्या थी कि 1972 में अमेरिका और चीन के संबंधों को सुधारने के लिए जो है चीन ने अपने टेनिस खिलाड़ी जुआंग जडांग को खेलने के लिए अमेरिका भेजा, और क्योंकि एक कूटनीति के तहत उसको भेजा गया, इसीलिए इसे ही पिंग पोंग कूटनीति कहते हैं। तो चीन और सोवियत संघ का क्योंकि विवाद चल रहा था, फलस्वरूप चीन ने अमेरिका के लिए अपने द्वार खोल दिए। उसमें अमेरिका के उस समय जो राष्ट्रपति थे निक्सन, उनका बड़ा हाथ था, तो उन्होंने कूटनीति के द्वारा इस तरह से ये काम हो गया और चीन ने भी इसका खूब फ़ायदा उठाया। उसको पहला फ़ायदा तो यही मिला कि अमेरिका और चीन के मध्य कूटनीतिक संबंध स्थापित हो जाने के कारण उसको ये फ़ायदा मिला कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है, जिसमें ताइवान अब तक सुरक्षा परिषद का सदस्य था, उसको उससे हटा करके और चीन को फिर स्थायी सदस्यता वहाँ पर मिल गई। इसके बाद समुद्र तल परमाणु मुक्त संधि जो 1974 में होती है, तो अमेरिका और सोवियत संघ और ब्रिटेन ने 1974 में एक संधि की जिसमें कहा गया कि वे समुद्र क्षेत्र में परमाणु शस्त्रों का जो है प्रयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार से एमबीटी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972 में होती है। तो अमेरिका और सोवियत संघ ने 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि की और इस संधि के द्वारा यह तय हुआ कि उच्च श्रेणी वाली मिसाइलों का निर्माण नहीं किया जाएगा, उच्च रेंज वाली जो उनका निर्माण नहीं किया जाएगा। 1978 में अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास किया और उसके बाद उसने इस संधि को तोड़ दिया। तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, चित्र हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के और आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद जो एक और घटनाक्रम था वो था साल्ट, यानी स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक इसको कहा जाता है। कई बार आपके पास ये सारी चीज़ें परीक्षा में भी आती हैं, तो इसलिए आप इसको उस तरह से भी समझें। तो सामरिक शास्त्र परिशमन वार्ता ये क्या थी कि अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो है परंपरागत सामरिक हथियारों की कटौती से संबंधित प्रथम सामरिक शस्त्र परिशमन वार्ता जो है 1969 में आरंभ हुई और 1974 में इस पर हस्ताक्षर हुए। इसी प्रकार से दूसरी जो सामरिक शस्त्र परिशमन वार्ता थी दोनों महाशक्तियों के मध्य जो है 1972 में ये आरंभ होती है और 1979 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। तो एक्चुअली जो ये साल्ट था, इस साल्ट में जो परंपरागत हथियार थे उन परंपरागत हथियारों की पर कटौती करने पर जो है चर्चा होती है, और हालांकि जो परमाणु शस्त्र हैं उनकी कटौती पर यहाँ पर कोई चर्चा नहीं होती। ये दो चीज़ें फैक्ट्स कुछ उसके बारे में हैं, आप इस चित्र के माध्यम से आप उसको भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी प्रकार से हेलेंस्की सम्मेलन, तो 1975 में अगस्त 1975 में जो है सुरक्षा और सहयोग के विषय पर लेकर के हेलेंस्की में पश्चिमी और पूर्वी यूरोप तथा अमेरिका और कनाडा सहित यानी कुल मिलाकर के 33 देशों ने इसमें भाग लिया। ये पहला अवसर था जब उदारवादी और समाजवादी जो राज्यों के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो एक मंच पर क्या हो रहे हैं, एकत्रित हुए थे। इसमें काफ़ी जो है इसको एक अच्छा संकेत माना गया। हालांकि जब 1979 में रूस ने अफगानिस्तान में अपनी सेनाएं भेज दी, तो उसके बाद ये जो वार्ता थी, इस वार्ता के एक तरह से इसको विफल माना गया, क्योंकि उसके बाद फिर संबंध और ख़राब होने लग गए। इसी प्रकार से अफगानिस्तान संकट, तो अफगानिस्तान की सीमाएं जो है सोवियत संघ से जो है प्रत्यक्ष रूप से वो लगती थी। तो 1979 में सोवियत संघ ने अपनी सेना जो है अफगानिस्तान में तैनात की। अमेरिका ने इसका विरोध किया, स्वाभाविक था, विरोध करना ही था, क्योंकि अमेरिका भी यहाँ पर इस क्षेत्र में अपना अड्डा जो है स्थापित करना चाहता था। तो अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर ने इसे नया और दूसरा विश्व युद्ध का नाम दिया। उस समय जिमी कार्टर जो है राष्ट्रपति हो गए थे। तो सोवियत संघ ने अमेरिका की इस रवैये की निंदा की। तो ये आप देख रहे होंगे मैप में, ये रेड उसमें लगा हुआ है। इसी प्रकार से स्टार वॉर, तो स्टार वॉर क्या था कि 1981 में अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन बने, रोनाल्ड रीगन। तो अमेरिका के राष्ट्रपति बने और जिन्होंने सोवियत संघ को दुष्ट साम्राज्य कहा और स्पष्ट किया कि अमेरिका तो अपना जो नक्षत्र उसका युद्ध कार्यक्रम है, स्टार वॉर जो प्रोग्राम है, उसको नहीं त्याग सकता। और दोनों ही महाशक्तियों ने अंतरिक्ष में अपनी सैन्य ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। मार्च 1985 में सोवियत संघ में गोर्बाचोव का शासन आया। तो जैसे ही उनका शासन आया, स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आ गया। रूस की स्थिति तब तक कुछ बिगड़ भी गई थी। तो जिसे और यहीं से जो
नया ईरा शुरू होता है, नया काल शुरू होता है, उसको हम नया तनाव शैथिल्य या दूसरा तनाव शैथिल्य का कह सकते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, ये मिसाइल वगैरह के लिए थोड़ा सा आपको समझाने के लिए चित्र के माध्यम से। तो शीत युद्ध के अवसान की अवस्था, तो 1984 से लेकर के 1991 की जो अवस्था है इसे तनाव शैथिल्य अथवा देतांत का दूसरा चरण भी कहा जाता है। तो स्टार वार के कारण, जैसे मैंने भी बताया आपको, कि सोवियत संघ में खाद्यान्न संकट पैदा हो गया, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, इस कारण सोवियत संघ में गृहयुद्ध जैसे हालात बन गए। उसके परिणाम जो 15 गणराज्य थे, 15 गणराज्य थे, वो आपस में ही लड़ने लग गए, फूट पड़ गई उनमें। सोवियत संघ के नेता गॉर्बेचोव ने इस संकट को निपटने के लिए उसने 2 नीतियाँ लाई। एक को पेरेस्ट्रोइका, जिसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था को खोलो, और दूसरे का नाम था ग्लास्नोस्ट, जिसका मतलब होता है कि अपने नागरिकों को स्वतंत्रता दो, की नीति अपनाई। अगले अध्याय में हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इन नीतियों का भी सोवियत संघ पर बहुत अच्छा असर नहीं पड़ा, बहुत ज़्यादा सकारात्मक उसके प्रभाव नहीं हुए, बल्कि नकारात्मक ही प्रभाव हुए। लोगों को अचानक स्वतंत्रताएं मिल गई तो लोग जो हैं फिर उस तरह से नई नई चीज़ों की मांग करने लग गए। खैर, तो सोवियत संघ की स्थिति निरंतर खराब होती चली गई। इस दौरान सोवियत संघ को एक और कमज़ोर होता चला गया, तो दूसरी ओर अमेरिका की स्थिति जो मजबूत होती चली गई। 1987 में दोनों ही महाशक्तियों के मध्य, यानी अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो है NF संधि हुई, और इस संधि के तहत जो है मध्यम दूरी की मिसाइल को नष्ट करने का फैसला किया गया। 1988 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से जो है 88-90 में अपनी सेनाएं वहाँ से अपना हटा ली। अब आप देख रहे होंगे कि अब रूस पीछे हट रहा है। इसी प्रकार से 12 जून 1987 को अमेरिका राष्ट्रपति रीगन ने जर्मनी में एक भाषण दिया, जिसको टीयर डाउन स्पीच कहते हैं, रोते हुए भाषण, घड़ियाली आंसू जिसको कहते हैं। इस तरह से भाषण दिया कि मेरी तो इच्छा है कि जर्मनी का क्या होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए। दबाव बना। अंततः 1990 में बर्लिन की दीवार गिराई गई, और अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हो गया। और फिर जो खाड़ी युद्ध चल रहे थे उस समय 1990 के आसपास इराक के युद्ध, उसमें भी अमेरिका को रूस का समर्थन मिल गया। यानी एक तरह से विचारधाराओं का बिल्कुल अंत हो गया। दोनों ही महाशक्तियाँ, रूस क्योंकि कमज़ोर पड़ने के कारण अब अमेरिका का समर्थन हर मुद्दे पर करने लग गया। तो जुलाई 1991 में सोवियत संघ द्वारा अपने 15 गणराज्यों की स्वतंत्रता की घोषणा की गई, और दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस प्रकार परंपरागत शीत युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। परंपरागत शीत युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन विद्वानों का मत है कि शीत युद्ध तो आज भी किसी न किसी तरह से विद्यमान है, और इसलिए वो उसका भी इस तरह से जिक्र करते हैं कि 1992 से लेकर के 2000 के मध्य के काल को वो आर्थिक शीत युद्ध का काल कहते हैं। और सोवियत संघ, जिसमें सोवियत संघ के हुआ क्या, कैसे, किस आधार पर, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों की तुलना में जो पूर्वी यूरोप के राष्ट्र जो अब तक सोवियत संघ के कब्जे में थे, या कह सकते हैं उसके गुट में थे, उन राष्ट्रों को अधिक आर्थिक सहायता दे करके उन पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की, उनको अपने प्रभाव में लाने की कोशिश की। तो जो पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र थे जो अब तक अमेरिका से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी, वो इससे नाराज़ थे, और उन्होंने भी 1993 में यूरोपीय संघ की नींव रखकर जो है अमेरिका के लिए एक चुनौती पेश की। अमेरिका ने भी फिर जो है उसका तोड़ निकाला। सन 2000 के बाद कहा जाता है कि वैचारिक और सैनिक द्वंद्व दिखाई देता है। हालांकि ये परंपरागत वैचारिक और सैनिक द्वंद्व जो मैंने पहले हम जिसकी बात करी थी उस तरह का द्वंद्व तो नहीं था, लेकिन उसी प्रकार से था। तो अब है शीत युद्ध के प्रभाव। तो शीत युद्ध के क्या प्रभाव हुए? जैसे हम जानते हैं कि शीत युद्ध से महाशक्तियों के विरोधी सैनिक गठबंधनों की रचना हुई, जिनके हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं, चाहे नाटो हो, चाहे वो सीटो हो, चाहे सेंटो हो, चाहे वार्सा पैक्ट हो। इसी प्रकार से परमाणु शस्त्रीकरण की होड़ हम देख रहे थे कि दोनों ही महाशक्तियों ने 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए, तो फिर रूस ने भी जो है परमाणु शस्त्रों का आविष्कार कर लिया, और इस तरह से अन्य राष्ट्र भी जो है निरंतर परमाणु शक्ति बनने के लिए होड़ में थे। इसी प्रकार से महाशक्तियों द्वारा छोटे स्तर के छद्म गुप्त युद्धों में सहायता प्रदान करना, तब चाहे वो छोटे छोटे राष्ट्र हैं। हालांकि दोनों महाशक्ति आपस में कभी भी एक दूसरे के आमने सामने आकर के तो नहीं लड़ी, लेकिन छोटे छोटे राष्ट्रों को उन्होंने आर्थिक सहायता देकर, वित्तीय सहायता देकर के, सैनिक सहायता देकर के उनको जो है ताकि एक दूसरे से महाशक्तियों से होड़ ले सकें, आगे बढ़त ले सकें, इसलिए उन्होंने इस तरह के कार्य किए। जर्मनी, कोरिया और वियतनाम का विभाजन, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि जर्मनी भी 2 टुकड़ों में बट गया, कोरिया भी 2 टुकड़ों में बट गया, वियतनाम का भी इसी प्रकार से हश्र हुआ। तो तीसरे महायुद्ध की आशंका का सदैव व्याप्त रहना, एक इसकी प्रभाव ये था कि हमेशा ये डर बना हुआ रहता था कि कभी भी तीसरा युद्ध महायुद्ध जो है वो छिड़ सकता है, क्योंकि इस तरह का माहौल हमेशा वहाँ बना रहा। तो अब बात करते हैं तनाव शैथिल्य के कारणों की। तो तनाव शैथिल्य आया कैसे, यानी जो तनाव में कमी आई वो आई कैसे?
तो जैसे आप जानते हैं कि परमाणु हथियारों का भय, एक तो अवरोध का सिद्धांत इसको कहा जाता है कि दोनों ही राष्ट्रों के मध्य दोनों ही महाशक्तियों के पास जो है परमाणु अस्त्र थे, और दोनों ही को यह पता था कि अगर एक ने हमला किया तो फिर वो भी नहीं बचने वाला है, और इसे अवरोध का सिद्धांत कहते हैं, शक्ति संतुलन का सिद्धांत भी आप कह सकते हैं। तो एक तो इसका कारण ये रहा कि इसलिए तनाव में कमी आई। दूसरा, विचारधारा का धीरे धीरे करके हमने देखा कि चीन जो है वो अमेरिका के साथ मिल गया। बाद में 1985 के बाद गोरबचोव की जब सत्ता आई, तो उसके बाद फिर गोरबचोव ने भी वही नीतियाँ अपनाई जो अब तक उदारवादी राष्ट्र अपनाते थे, पूंजीवादी राष्ट्र अपनाते थे, तो उस कारण भी ये तनाव में कमी आई। दूसरा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सफलता, गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है उसकी सफलता, उसने भी बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि आगे हम अगले लेक्चर में हम गुटनिरपेक्षता पर बात करेंगे, उस पर डिटेल से जानेंगे। लेकिन उसकी सफलता, क्योंकि छोटे छोटे राष्ट्रों को लगने लग गया था कि महाशक्तियाँ उनका समर्थन, उनका शोषण कर रही हैं, उनका केवल उपयोग कर रही हैं, और इसलिए गुटनिरपेक्षता की तरफ वो बढ़ने लगे, और इस कारण से भी तनाव में कमी आई। चीन का द्वार खुलना, चीन ने, जैसे मैंने कहा, राष्ट्रपति निक्सन ने अपनी कूटनीति के बल पर, और चीन ने जो है विश्व व्यवहार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, तो इस कारण से भी तनाव में कमी आई। और इस प्रकार से प्रत्येक राष्ट्र अपने हित समझता है, जानता है, और अपने हितों के लिए वो अब महाशक्तियों के हाथों में खिलौने नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वही कार्य की जिससे कि उनको फ़ायदा हो सके, और इस कारण से भी तनाव में कमी आई। तो इसके कुछ प्रभाव भी हुए कि इसके तनाव शैथिल्य के कुछ राष्ट्रांतरिक प्रभाव, जैसे महाशक्तियों के विरोधी सैनिक गठबंधनों का अंत हो गया। वो जो अभी तक गुट बने थे, चाहे वो नाटो, सेंटो, सीटो, हालांकि वो बहुत सारे तो समाप्त हो गए, नाटो अभी विद्यमान है। तो एक तो उन गठबंधनों का, सैनिक गुटों का अंत हो गया। दूसरा, निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति, परमाणु परीक्षणों पर रोक, जैसे हमने NPT या इन जो भी हमने अभी तक संधियों पर बात करी, परमाणु अस्त्रों की संधियों पर बात करी, वो सब इस तरह से था। क्षेत्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, अब क्षेत्रीय विवादों का जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान होने लग गया, जैसे जर्मनी का एकीकरण होना, और इसी तरह से और कई क्षेत्रों में जो है विवाद, चाहे अफगानिस्तान का मामला हो, इसी तरह जर्मनी और वियतनाम का एकीकरण हो गया, बात हुई चुकी है। और तीसरे महायुद्ध की संभावना का अंत, और इसका रचनात्मक प्रभाव था कि जैसे युद्ध समाप्त हो जाता उसके बाद जो तीसरे महायुद्ध की संभावना हमेशा बनी हुई थी पूरी दुनिया पर, कभी भी तीसरा महायुद्ध छिड़ सकता था, उसका अंत हो गया। इसी तरह से अब आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण काम है, जैसे तनाव शैथिल्य अथवा दैतांत क्या है, इसके कारण और प्रभाव लिखिए, सारा कुछ अभी हमारे बातों में आई गया है। 1963 से 70 के मध्य परमाणु हथियारों से संबंधित संधियों का आपने विवरण देना है, उनके बारे में लिखना है। स्टार वार क्या है, हमने अभी उस पर बात करी, अंतरिक्ष युद्ध जिसको हम कहते हैं, और शीत युद्ध के प्रभावों की चर्चा कीजिए, उस पर हमने अभी बात करी। तो इस तरह से आप ये जो वीडियो है आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और अगर आपको इससे पहले के वीडियो और भी कई वीडियो उसमें उपलब्ध हैं, तो आप जा कर के जो चैनल लिंक मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, इस लिंक में जा कर के आप चैनल का जो नाम है उस पर क्लिक करें, फिर आपको प्लेलिस्ट दिखाएगी, प्लेलिस्ट में क्लिक करें, वहाँ कई फोल्डर आपको बने मिलेंगे, आप उस तरह से उसको देख सकते हैं, और इस तरह से आप जो है अपना जो भी नॉलेज है उसको बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से आगे हम जो लेक्चर हमारा आने वाला है वो गुटनिरपेक्षता और भारत एवं शीत युद्ध जो है संबोध पर आधारित होगा, तो इसलिए आप देखना ना भूलें, या उसको, और जो भी काम आपको दिया जा रहा है उसको आप निश्चित रूप से करेंगे, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।